हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय पेवलोव एंड स्किनर। पहले ही बता देता हूं कि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, बड़ा है और मैं आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ाता हूं, तो मैं जल्दी जल्दी में ख़त्म नहीं करूंगा और मुझे इसके दो वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे। पहला वीडियो होगा पेवलोव की थ्योरी पर, दूसरा होगा स्किनर की थ्योरी पर। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको साइकोलॉजी के हर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहें और हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाने का। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, सब्जेक्ट कोड है MPC 003। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 का यूनिट 3 का पार्ट 1, यानी कि पेवलोव की थ्योरी, लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पेवलोव एंड स्किनर। स्किनर की थ्योरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले आता है लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन। अब सिंपल वर्ड्स में ये समझिए कि ये थ्योरी कहती है कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे लर्नड बिहेवियर से बनती है। जो हम बार बार करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं और जिसका रिजल्ट मिलता है, वही हमारी आदतें और ट्रेट्स बन जाती हैं। बिहेवियरिस्ट जैसे कि पेवलोव और स्किनर ये मानते हैं कि पर्सनैलिटी कोई हिडन चीज नहीं है, बल्कि एक सेट ऑफ लर्नड बिहेवियर पैटर्न्स है। मतलब जो हम करते हैं वही हम हैं। उनके हिसाब से थॉट्स और फीलिंग्स के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के थॉट्स और फीलिंग्स में घुसने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस देख लो इंसान क्या करता है और क्यों करता है, आपको उसकी पर्सनैलिटी समझ में आ जाएगी। उन्होंने बोला हमारी पर्सनैलिटी बनती है कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग प्रोसेस से: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिइंफोर्समेंट एंड एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी और अभी इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आगे जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। तो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू एक बच्चा सीख सकता है काइंड बनना, एग्रेसिव बनना, जेनरस या डिस्ट्रक्टिव बनना। तो सिंपल वर्ड्स में हम जैसे बिहेव करते हैं वो सीखा हुआ होता है, यही कहना चाहते हैं पेवलोव और स्किनर। तो इस यूनिट में हम फोकस करेंगे दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट पर, इवान पेवलोव और BF स्किनर, जिन्होंने बताया कि लर्निंग कैसे हमारी पर्सनैलिटी शेप करती है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे और पहले समझेंगे पेवलोव के बारे में। तो पेवलोव लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या कहती है? इवान पेट्रोविक पेवलोव ये कौन है? ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि हमारा बिहेवियर और पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक सीखा हुआ होता है, सिर्फ नेचुरल नहीं होता। जो भी हमारा बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है, वो हमने सीखा है कहीं ना कहीं से। उनका कहना था कि हम जो रिस्पॉन्सेज और हैबिट्स डेवलप करते हैं वो एक्सपीरियंस और एसोसिएशन के थ्रू बनते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? जब हम किसी चीज़ को बार बार किसी और चीज़ के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा ब्रेन उन दोनों को कनेक्ट कर लेता है। इसी प्रोसेस को पेवलोव ने कहा क्लासिकल कंडीशनिंग। अभी एग्जांपल दूंगा और उनके एक्सपेरिमेंट भी समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार किसी और चीज़ के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा ब्रेन उन दोनों को कनेक्ट कर लेता है। इसी को कहते हैं पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पेवलोव ओरिजिनली डाइजेशन पे रिसर्च कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की। जब भी कुत्ते को खाना दिया जाता था उसके मुंह से सलाइवा निकलता था, यानी लार टपकती थी। जब भी कुत्ते को खाना खिलाते थे तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता था। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स था, यानी कुत्ता जितनी बार कुत्ते को खाना दिया जाता था उतनी बार जो है उसके मुंह से सलाइवा निकलता था नेचुरली। लेकिन कुछ टाइम बाद सिर्फ प्लेट की आवाज़ या रिसर्चर के पैरों के छाप से भी उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा। यानी कुत्ते को ये फील होने लगा कि उसको खाना मिलने वाला है। तो प्लेट की जो आवाज़ होती थी या जो रिसर्चर था, जब वो चल के आता तो उसके पैरों की आवाज़ से भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था कि अब खाना मिलने वाला है। यानी कुत्ते ने सीख लिया था कि खाना आने का सिग्नल है ये। प्लेट का आवाज़ आना, रिसर्चर के पैरों की आवाज़ आना, इससे कुत्ते ने सीख लिया कि अब खाना अब मुझे मिलने वाला है। यही था कंडीशनिंग थ्रू एसोसिएशन। अब ये देखिए, ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था पर इसका मतलब बहुत बड़ा था। पेवलोव ने दिखाया कि हमारे रिएक्शंस
सिर्फ नेचुरल नहीं होते बल्कि इन्वायरमेंट के साथ लर्न भी किए जा सकते हैं, और वही लर्निंग हमारे पर्सनैलिटी पैटर्न्स को शेप करती है। उन्होंने ये भी बताया कि पर्सनैलिटी ज़्यादातर इन्वायरमेंट और लर्निंग से बनती है, ना कि सिर्फ हेरिडिटी से, यानी हमारे जीन्स से, हेरिडिटी से बनती भी है, लेकिन इन्वायरमेंट और लर्निंग से भी बनती है। मतलब अगर किसी बच्चे को बार बार अप्रिशिएट किया जाए जब वो हेल्प करता है तो उसमें काइंडनेस का ट्रेट डेवलप होगा। वहीं अगर उसे इग्नोर या पनिश किया जाए तो वो विथड्रॉन या एग्रेसिव बन सकता है। तो पेवलोव के अकॉर्डिंग हमारे रिफ्लेक्सेस जैसे ब्लिंक करना, क्विकली रिएक्ट करना सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, वो कंडीशनिंग के थ्रू मॉडिफाई भी हो सकते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में समझना हो कि इस पूरी बात का सार क्या है, तो पेवलोव ने बताया कि लर्निंग बाय एसोसिएशन ही फाउंडेशन है हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की। लर्निंग बाय एसोसिएशन, एक चीज़ से दूसरे चीज़ को एसोसिएट करना और उससे सीखना। तो चलिए अब देखते हैं कि पेवलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट में से एक है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि लर्निंग एसोसिएशन के थ्रू होती है। पेवलोव ने एक डॉग के सेलिवेशन मतलब बताया मैंने, सलाइवा जो निकलता है मुंह से पानी आना, इसको मेजर करने के लिए एक छोटी ट्यूब उसके सेलिवरी ग्लैंड से अटैच की, जहां से सलाइवा बनता है। उस ग्लैंड पे उन्होंने एक छोटा सा मेजरिंग ट्यूब जो है अटैच कर दिया। फिर उन्होंने एक सिंपल सेटअप बनाया। जब भी कुत्ते को खाना मीट पाउडर दिया जाता था, उससे पहले एक बेल बजाई जाती थी। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा किया। जब भी कुत्ते के पास खाना लाया जाता था तो एक घंटी बजती थी। ठीक, अब यहाँ पे दो चीज़ें समझनी होंगी आपको। फूड नेचुरली सलाइवा लाता है, इसे कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, खाना देखकर कई बार आपके मुंह में पानी आ जाता है, जानवरों के मुंह में भी पानी आ जाता है, जानवरों के भी लार टपकते हैं, कई बार बच्चों को भी आपने देखा होगा और खुद को भी देखा होगा। तो खाना देखकर जो सलाइवा आता है उसको नेचुरल होता है, वो नेचुरल, तो उसको कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। और उसका रिएक्शन सलाइवा होता है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो खाना जो आपने देखा वो हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस, और उसका रिएक्शन क्या हुआ, सलाइवा आया, आपके मुंह में पानी आया, वो हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से, खाने की वजह से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, जो कि है सलाइवा। ये सब कुछ नेचुरल है, इसलिए अनकंडीशनड लिखा हुआ। अब जो है घंटी बजती है, जब भी खाना आता है तो घंटी बजती है, बेल। तो बेल जो साउंड था, घंटी का जो साउंड था, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसका कोई इफेक्ट नहीं था। यानी अगर खाना हटा दिया जाए और कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है, जब पेवलोव ने बार बार बेल बजाकर उसके बाद खाना दिया कुत्ते को, तो कुछ टाइम बाद कुत्ते ने सिर्फ बेल बजने पर ही सलाइवा निकालना शुरू कर दिया, चाहे खाना उसको मिला हो या ना मिला हो। वो घंटी की आवाज़ सुनता और उसके मुंह से पानी आने लगता। जो घंटी पहले न्यूट्रल थी, उससे कुछ नहीं होता था, अब क्योंकि खाना जब भी दिया जाता था घंटी बजती थी, तो उसने खाने और घंटी को एसोसिएट कर लिया। तो अब ये क्या हुआ, बेल जो पहले न्यूट्रल थी अब बन गई कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनिंग के थ्रू उससे स्टिमुलस का रूप उसको दिया गया, और बेल के रिस्पॉन्स में सलाइवा आना बन गया कंडीशनड रिस्पॉन्स। यानी अब हमने उसको कंडीशनड कर दिया स्टिमुलस को, और उसकी वजह से कंडीशनड रिस्पॉन्स आने लगा, जो कि नेचुरल नहीं था, क्योंकि बेल का खाने से कोई लेना देना नहीं है, भूख से भी कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में डॉग ने यानी कुत्ते ने सीख लिया था कि बेल इज इक्वल टू फूड, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली आने लगा। यही होती है लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसके बाद आता है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। पेवलोव ने यह भी देखा कि कंडीशनिंग एक लेवल तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर अब वो लाइट को बेल के साथ पेयर करें तो कुछ टाइम बाद सिर्फ लाइट देख के भी डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। इसको कहते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। यानी अभी क्या था, घंटी बजी और खाना दिया गया, तो कुत्ते ने धीरे 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 घंटी और खाने को एसोसिएट कर लिया, तो खाना आए ना आए घंटी की आवाज़ सुन के भी उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगता था। तो पेवलोव क्या कहते हैं कि अगर घंटी के साथ मैं लाइट भी जलाता हूँ और फिर खाना देता हूँ, तो
और भी ज़्यादा वो कुत्ते जो है घंटी के साथ तो एसोसिएट कर ही लेगा खाने को, लाइट के साथ भी कर लेगा, यानी लाइट जलेगी तो भी उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसको उन्होंने बोला हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, मतलब एक नए न्यूट्रल सिग्नल को पहले से कंडीशनड सिग्नल के साथ जोड़कर भी लर्निंग पॉसिबल है। तो रेस्कॉर्ला 1973 ऐसे रिसर्चर ने आगे चलकर बताया कि कभी कभी थर्ड ऑर्डर तक भी कंडीशनिंग पॉसिबल होती है, लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे लेवल बढ़ता है रिस्पॉन्स वीक हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा स्टिमुलस लगा देंगे तो रिस्पॉन्स जो है वीक होना ही है, क्योंकि इतनी चीज़ें दिमाग में रखनी भी पड़ेंगी। तो पेवलोव का एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि हम सिर्फ नेचुरली रिएक्ट नहीं करते हैं, हम लर्न करते हैं रिएक्ट करना, और वही लर्निंग हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी का बेस बन जाती है। अब जो है आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अभी तो हम डॉग के एक्सपेरिमेंट के साथ समझ रहे हैं इसको, हम अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस और के साथ भी समझेंगे इसको, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि ये सिर्फ डॉग के साथ नहीं हमारे साथ भी होता है ऐसा। तो उससे पहले समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिनसे समझ आता है कि लर्निंग कैसे होती है और टाइम के साथ कैसे चेंज भी करती है। तो इन मेन प्रिंसिपल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला एक्विजिशन, जब लर्निंग स्टार्ट होती है और एसोसिएशन बनती है, ये एक्वायर वर्ड से बना है एक्विजिशन। दूसरा है प्रिंसिपल जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, जब ऑर्गेनिज्म सिमिलर और डिफरेंट स्टिमुलाई के बीच फर्क समझता है। तीसरा है एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जब लर्नड रिस्पॉन्स कम हो जाता है या कुछ टाइम बाद फिर से वापस आता है। एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब हम इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम इसी को डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले आएगा क्या? एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो एक्विजिशन को समझते हैं। ये वो स्टेज होती है जब लर्निंग एक्चुअली शुरू होती है और एक न्यू रिस्पॉन्स डेवलप होने लगता है। तो सिंपल वर्ड्स में एक्विजिशन मतलब एसोसिएशन बनने का प्रोसेस। जब हम एक चीज से दूसरे को एसोसिएट करते हैं उसका ये प्रोसेस है एक्विजिशन। जब कंडीशनड स्टिमुलस CS और अनकंडीशनड स्टिमुलस UCS बार बार साथ आते हैं तो ब्रेन उन दोनों के बीच कनेक्शन बना लेता है, और जैसे जैसे ये कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है कंडीशनड रिस्पॉन्स स्ट्रांग होती जाती है। अब यहां पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब जो कि नेचुरली आपके साथ होता है, और कंडीशनड स्टिमुलस मतलब कोई सीखी हुई चीज जो कि नेचुरल नहीं है। अब इसमें CS मतलब कंडीशनड स्टिमुलस, UCS मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें एक्विजिशन में नंबर ऑफ पेयरिंग्स क्या क्या होती हैं? जितनी बार कंडीशनड स्टिमुलस मतलब क्या? जो कि नेचुरल नहीं था, जैसे कि कुत्ते के केस में क्या था? घंटी, बेल। तो जितनी बार कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि बेल और अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड को साथ प्रेजेंट किया जाता है उतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनता है। यानी जितनी बार आप खाने के साथ उस घंटी को बजाएंगे, उसमें गैप नहीं देना है। जब भी आपने खाना दिया घंटी बजाई, खाना दिया घंटी बजाई, और ये जितनी बार होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनेगा उस चीज़ के साथ। तो जितनी बार बेल बजा के खाना दिया जाएगा कुत्ता उतनी ही जल्दी और कंसिस्टेंटली बेल पर सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। तो लर्निंग की स्ट्रेंथ दिखाती है रिस्पॉन्स के स्पीड और इंटेंसिटी से। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ पेयरिंग्स, कितनी बार आप पेयर करते हैं कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस को। दूसरा है टाइम इंटरवल बिटवीन स्टिमुलाई। CS कंडीशनड स्टिमुलस और UCS यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो CS और UCS के बीच का टाइम गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ पेयरिंग तो हो गया कि कितनी बार आप उसको पेयर कर रहे हैं, जितनी बार आपने CS किया UCS किया उतनी बार आपने CS किया। अब अगर आप बहुत ज़्यादा गैप कर देते हैं दोनों के बीच में तो भी वो वीक हो जाता है। तो अगर दोनों के बीच इंटरवल छोटा होता है, जैसे 5 सेकंड के आसपास, तो लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जल्दी एसोसिएट कर लेते हैं उसके साथ में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। गार्सिया और सेलिगमैन की स्टडीज़ ने दिखाया कि कभी कभी इवन 1 घंटे के गैप के बाद भी लर्निंग हो सकती है। जैसे चूहों ने स्वीट वाटर यानी मीठे पानी से सिकनेस को एसोसिएट कर दिया, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। और हम लोग भी आप देखते होंगे कि हम लोग जैसे मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया या किसी जगह पे खाना खाया और आप खाना खा के बीमार हो गए,
तो आप क्या करोगे, उस खाने को बीमारी से एसोसिएट कर दोगे और आप डरने लगोगे कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। उस खाने से आपको एलर्जी हो जाएगी। और अगर ये 2-3 बार हो गया, फिर तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि आपने बीमारी को खाने से जोड़ लिया, जो कि हो सकता है कि ये रियल में, असलियत में ऐसा ना हो। तो हो सकता है कि वो खाना आप 1 महीने बाद खाओ या 1 हफ्ते बाद खाओ, तो भी अगर मतलब डिले के बावजूद आप एसोसिएशन बना सकते हैं, चीज़ों के बीच में बन जाता है। तो ये हो गया टाइम इंटरवल बिटवीन स्टिमुलाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस, जो कि हम लोग देखते हैं अपनी आम जिंदगी में। तो एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में हर जगह दिखता है, आपने भी देखा होगा। जैसे कि फोबियाज होते हैं, डर। जैसे अगर एक बच्चा किसी पेट के साथ खेलते वक्त जो लाउड नॉइज सुनता है, यानी वो जैसे उस पेट के पास जाता है खूब जोर से आवाज़ आती है, तो वो पेट से ही डरने लगता है। जबकि पेट और उस यानी पालतू उस जानवर का उस आवाज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उस पेट से डरने लगता है, क्योंकि वो आवाज़ सुन के अचानक से चौंक जा रहा है, डर जा रहा है। तो उसको लगता है उस कुत्ते से वो जोड़ लेता है या फिर उस जानवर से जोड़ लेता है जिसके साथ वो खेल रहा था। तो पेट यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशनड स्टिमुलस। नॉइज क्या हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस। फियर क्या हो गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। उसके बाद आता है सेक्सुअल एसोसिएशन, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ हैं, आपने भी देखा होगा, जिसको सेक्सुअल चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाता है और उससे सेक्सुअल फीलिंग्स अराइज होने लगती हैं। तो कुछ न्यूट्रल चीज़ें जैसे क्लोथिंग, कपड़ा, कपड़े का सेक्स से क्या लेना देना है। तो ऐसे कुछ कपड़े होते हैं या ऐसा कोई परफ्यूम होता है जिसको रिपीटेडली अराउजल के साथ एसोसिएट हो जाती है, और आप उस दोनों चीज़ों को जब एक साथ देखते हैं तो उस परफ्यूम से सेक्सुअल फीलिंग डेवलप हो जाती है, या फिर कपड़े को देखकर भी सेक्सुअल फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो आप क्योंकि दोनों चीज़ को एसोसिएट कर लेते हैं। उसके बाद आता है प्रेजुडिस या हॉस्टिलिटी। जब किसी ग्रुप के साथ बार बार निगेटिव इमेजेस या मैसेजेस दिखाए जाते हैं तो निगेटिव फीलिंग्स उस ग्रुप से लिंक हो जाती है। आपने भी देखा होगा, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, व्हाट्सएप पे किसी भी ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप हो या रिलीजियस ग्रुप हो, अगर बार बार कुछ नेगेटिव मैसेज दिखाया जाएगा, बार बार दिखाया जाएगा, तो आप दोनों को, नेगेटिव मैसेज को, उस ग्रुप को जोड़ लेते हैं एक साथ। तो नेगेटिव फीलिंग्स उस ग्रुप से लिंक हो जाती है, जो आपस में कोई हो सकता है लेना देना ना हो, तो आप उस पूरे ग्रुप से के लिए आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो सकती है। इसको बोलते हैं प्रेजुडिस या हॉस्टिलिटी। तो सिंपल शब्दों में एक्विजिशन वही स्टेज है जहां लर्निंग स्टार्ट होती है, एसोसिएशन स्ट्रांग होता है और हमारा माइंड एक न्यूट्रल चीज को किसी रिएक्शन के साथ जोड़ना सीख जाता है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, अब जब लर्निंग हो जाती है यानी कंडीशनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस पर ही रिएक्ट नहीं करता। अब आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है, तो जो रियल कंडीशन स्टिमुलस है उस पर ही आप रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि कभी कभी सिमिलर स्टिमुलाई पर भी रिएक्ट कर देता है ऑर्गेनिज्म। इसी प्रोसेस को कहते हैं जनरलाइजेशन, यानी उस चीज को आपने जनरलाइज कर लिया, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऑर्गेनिज्म सीख लेता है कि कौन सी स्टिमुलस पर रिएक्ट करना है और कौन सी पर नहीं करना है। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेद करना, वो सीख जाता है। दोनों ही लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट होने में। जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब इसको समझते हैं किस तरीके से। उसके बाद आता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब एक रिस्पॉन्स यानी कि रिएक्शन एक स्टिमुलस के साथ सीख लिया जाता है, तो उसके सिमिलर स्टिमुलाई भी वही रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकती है। मतलब समझते हैं इसका। स्टिमुलस मतलब कोई भी सिग्नल, चीज या सिचुएशन जो रिएक्शन कॉज करे, जिसकी वजह से रिएक्शन हो। जैसे कि घंटी का बजना, जैसे कि खाना दिखाई देना, या बहुत तेज आवाज सुनाई देना। कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से आप रिएक्ट करते हो, ये सब स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। ठीक है, बेल बजना, खाना दिखना, लाउड नॉइज आना, ये सब स्टिमुलस के एग्जाम्पल, इसमें स्टिमुलस है, उसकी वजह से आप रिएक्ट करते हो। स्टिमुलाई क्या है, उसका प्लूरल फॉर्म है, यानी बहुत सारे सिग्नल या चीजें, जब एक साथ बहुत सारे सिग्नल या चीजें हों तो वो गया स्टिमुलाई। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। अगर कुत्ते ने बेल यानी स्टिमुलस सुन के सेलिब्रेट करना सीख लिया, ठीक, सेलिब्रेट मतलब मुंह में से सलाइवा बनना उसके शुरू हो गया। कुत्ते ने बेल को, बेल क्या हो गया यहाँ पे, स्टिमुलस,
सुन के सेलिब्रेट करना सीख लिया तो वो हॉर्न, बजर या सिमिलर साउंड्स, सिमिलर स्टिमुलाई पर भी सेलिब्रेट करेगा। यानी सिमिलर स्टिमुलाई मतलब एक ही जैसे और साउंड, जैसे कोई बजर बज गया, कोई बेल के जैसा कोई और आवाज़ कहीं से आ गया जो कि वो रियल में उस बेल की आवाज़ नहीं है, तो उस पर भी वो सेलिब्रेट करेगा। ये हो गया स्टिमुलाई, सिमिलर स्टिमुलाई। ठीक, ये प्रोसेस सर्वाइवल और एडेप्टेशन के लिए यूजफुल होता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म सिमिलर सिचुएशन में भी रेडी रहते हैं रिएक्ट करने के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी इंसान को बी यानी मधुमक्खी के जो आवाज़ होती है बजिंग साउंड से डर लगता है, तो वो वास्प, हॉर्नेट, ऐसे कई और जो कीड़े मकोड़े हैं उनके सिमिलर साउंड से भी डर लग सकता है। यानी ब्रेन ने जनरलाइज कर लिया सिमिलर साउंड, वैसा साउंड कहीं से भी आएगा तो इसका मतलब है डेंजर। इसी तरह जनरलाइजेशन हम सबके लाइफ में होती है। एक डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए। मान लीजिए एक बच्चे को एक बार कुत्ता भौंकने पे बहुत डर लग गया। आपने भी देखा होगा और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, किसी कुत्ते ने भौंका और आपको डर लग गया। तो अब वो बच्चा सिर्फ उसी कुत्ते से नहीं बल्कि हर बड़े और आवाज़ करने वाले कुत्ते से डरने लगता है, चाहे वो फ्रेंडली ही क्यों ना हो। यानी उसके ब्रेन ने बार्किंग डॉग इज इक्वल टू डेंजर से ऑल बार्किंग डॉग्स इज इक्वल टू डेंजर जनरलाइज कर लिया। यानी भौंकने वाला कुत्ता मतलब डेंजर, सारे भौंकने वाले कुत्ते इज इक्वल टू डेंजर। तो उसने इसको जनरलाइज कर लिया, सबसे डरने लगा। या फिर अगर किसी को एक बार मैथ टेस्ट में टीचर ने डांटा तो वह हर टेस्ट या एग्जाम सिचुएशन से एंक्शियस फील करने लगता है, इवन इफ सब्जेक्ट या टीचर अलग हो, सब्जेक्ट भी अलग हो, तो भी वो डरने लगता है कई बार। यानी यही होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब एक एक्सपीरियंस के इमोशन, चाहे वो फियर हो, हैप्पीनेस हो या एक्साइटमेंट हो, सिमिलर सिचुएशंस पर भी अप्लाई हो जाते हैं। तो जनरलाइजेशन एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है जो हमारे ब्रेन को अलर्ट रखता है अनसर्टेन या पोटेंशियली रिस्क सिचुएशंस में। उसके बाद आता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब दूसरी साइड पे आता है डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, जनरलाइजेशन, अब आता है डिस्क्रिमिनेशन। ये तब होता है जब ऑर्गेनिज्म सीख लेता है, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी इंसान, जानवर, सीख लेता है कि कौन सा स्टिमुलस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और कौन सा इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर बेल के बाद ही फूड दिया जाता है तो कुत्ता ग्रेजुअली सिर्फ उसी बेल के साउंड पर सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, बाकी सिमिलर साउंड्स पर नहीं करेगा। यानी रिस्पॉन्स अब स्पेसिफिक और सेलेक्टिव बन गया। इससे लर्निंग जो है रिफाइंड होती है और अननेसेसरी रिस्पॉन्सेज कम हो जाते हैं। यानी अभी हमने जनरलाइजेशन में क्या पढ़ा कि उस बेल के जैसी कोई भी और आवाज़ पे कुत्ता सेलिब्रेट करने लगता है, वो जनरलाइज कर लेता है, सारी आवाज़ें एक जैसी। डिस्क्रिमिनेट में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, वो उसी साउंड को पहचान लेता है जो जिस पे वो सेलिब्रेट करता है, बाकी साउंड को वो अलग डिस्क्रिमिनेट कर देता है। ठीक, उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस, पेवलोर एंड शेंगर, क्रेस्टोनिका 1921। तो पेवलोव ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में डॉग को ट्रेन किया कि सर्कल के साथ फूड मिलेगा और इलिप्स के साथ नहीं मिलेगा। सर्कल और इलिप्स ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, तो फिर धीरे धीरे इलिप्स का शेप चेंज करके उसको सर्कल जैसा बनाया गया। ठीक है, कुत्ता जो है कंफ्यूज हो गया, कभी सेलिब्रेट करता कभी नहीं। समझ में आया आपको? फिर से समझाता हूँ। तो पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया और कुत्ते को ट्रेन किया कि जब वो सर्कल में दौड़ेगा, एक सर्कल बनाया गया जिस पे अगर वो दौड़ेगा तो उसको खाना मिलेगा। फिर एक दूसरा शेप बनाया गया इलिप्स का, इलिप्स में जब वो दौड़ेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। तो कुत्ता तो ट्रेनिंग ले लिया, उसने सीख लिया कि सर्कल में दौड़ेंगे तो खाना मिलेगा। फिर धीरे धीरे इलिप्स का जो शेप था चेंज करके, इलिप्स का शेप ऐसे मान लीजिए तो उसको धीरे धीरे चेंज करके सर्कल जैसा बनाया गया। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका, जो डॉग था, कुत्ता था, वो कंफ्यूज हो गया, कभी वो सेलिब्रेट करता कभी नहीं करता। तो इस कंफ्यूजन और स्ट्रेस के स्टेट को पेवलोव ने बोला एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। यानी वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है, कभी वो इलिप्स जैसा दिखता है उसको, कभी वो सर्कल जैसा दिखता है। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। हर कुत्ते का रिएक्शन अलग था, कोई रेस्टलेस हो गया, कोई एंग्शियस, कोई एग्रेसिव हो गया, गुस्से में आ गया। यानी स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका भी इंडिविजुअल टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। कैसे अब क्या होता है जब ये खाना उसको नहीं मिल रहा है और वो परेशान हो रहा है कि मैं सर्कल में हूँ कि इलिप्स में हूँ, क्योंकि वो चेंज हो जा रहा है शेप। अब वो परेशान हो रहा है, तो परेशानी में क्या हो रहा है,
कोई कुत्ता गुस्सा हो रहा है, कोई बहुत एंग्शियस हो जा रहा है, कोई एकदम रेस्टलेस हो जा रहा है। तो ये बताते हैं कि स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका भी सभी का अलग होता है, इंडिविजुअल टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। इसको बोला था इन्होंने एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस, जब समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। तो सिंपल वर्ड्स में जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही लर्निंग का नेचुरल पार्ट्स है। जनरलाइजेशन हमें अलर्ट बनाता है और डिस्क्रिमिनेशन हमें स्मार्ट बनाता है कि हम कब और किस सिचुएशन में रिएक्ट करें। उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो कभी कभी क्या होता है, जब कंडीशनड स्टिमुलस बार बार दिखाया जाता है लेकिन अनकंडीशनड स्टिमुलस उसके साथ नहीं दिया जाता, तो ग्रेजुअली लर्नड रिस्पॉन्स कम होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सटिंक्शन। समझ में आया? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कंडीशनड स्टिमुलस बार बार दिखाया जाता है लेकिन अनकंडीशनड स्टिमुलस उसके साथ नहीं दिया जाता। जैसे कि अगर कुत्ते को बेल बजाने के बाद फूड मिलना बंद हो जाए और बेल बार बार बजाई जाए बिना खाने के, कुत्ते ने मान लीजिए सीख लिया बेल बजेगा तो खाना मिलेगा, अब वो बेल पे भी सेलिब्रेट करने लगा। अब क्या होगा, बेल बजता है लेकिन उसको खाना नहीं दिया जाता है और ये बार बार होता है, घंटी बजे खाना नहीं मिला। तो कुछ टाइम बाद कुत्ता जो है बेल सुन के सेलिब्रेट करना छोड़ देगा, यानी लर्नड कनेक्शन वीक हो गया। जो उसने सीखा था कनेक्शन बेल और खाने का, वो अब वीक होता जा रहा है, लर्निंग एक्सटिंक्ट हो रही है, गायब हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर थोड़े टाइम बाद बेल फिर से बजाई जाए तो डॉग थोड़ी देर के लिए फिर सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। ये शॉर्ट टर्म रिटर्न ऑफ रिस्पॉन्स कहलाता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो कुछ टाइम तक वो सीख जाता है कि नहीं, इसके साथ मुझे खाना नहीं मिलेगा, सेलिब्रेट नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद अगर वो भूल गया और फिर से घंटी बजाई जाए तो फिर से वो सेलिब्रेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग कंप्लीटली गई नहीं थी, बस टेम्पररी इनएक्टिव हो गई थी और थोड़ा रिमाइंडर मिलते ही वापस एक्टिवेट हो गई। दोनों प्रोसेसेस, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये बताते हैं कि लर्निंग फ्लेक्सिबल होती है और हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपने रिएक्शंस को अपडेट कर सकता है। एक्सटिंक्शन स्पेशली इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लिए। अगर हम आउटडेटेड फियर्स या पुरानी नेगेटिव रिएक्शंस अनलर्न ना कर पाएं तो हम हर छोटी सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट करते रहेंगे। लेकिन एक्सटिंक्शन से हम सीख सकते हैं कौन से फियर्स या हैबिट्स पर जो है अब रेलिवेंट नहीं रहे और उन्हें ग्रेजुअली छोड़ देते हैं। तो एक्सटिंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो एक्सटिंक्शन हमें लेट गो करना सिखाता है। मतलब अगर हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को एसोसिएट करना छोड़ दें तो हमें लेट गो करना हम सीख सकते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी याद दिलाता है कि लर्निंग कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है, वो सिर्फ डोरमेंट पड़ जाती है जब तक फिर से ट्रिगर ना मिले। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो अब तक हमने देखा कि पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से हम सीखते कैसे हैं, लेकिन इसका एक और प्रैक्टिकल यूज है बिहेवियर को चेंज करना। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं कि प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढने के बजाय अगर हम अनवांटेड बिहेवियर या रिस्पॉन्स को ही चेंज कर दें तो पर्सन ऑटोमेटिकली बेटर फील करता है। इसी अप्रोच को कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी बिहेवियर को मॉडिफाई करना। तो पेवलोव के कंडीशनिंग के प्रिंसिपल का यूज करके थेरेपिस्ट ने कुछ इफेक्टिव थेरेपेटिक टेक्निक्स डेवलप की। कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहला था फ्लडिंग। इस मेथड में पर्सन को डायरेक्टली एक्सपोज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से जिससे वो डर रहा होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो फ्लडिंग में क्या किया जाता है, आपको डायरेक्टली उस चीज़ के सामने लाया जाता है जिससे आपको डर लग रहा है। जैसे अगर किसी को स्पाइडर, आपने देखा होगा किसी को मकड़ी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है, किसी को छत पे ऊंचाई से डर लगता है। तो जैसे एग्जांपल अब मकड़ी का लेते हैं। जैसे अगर किसी को स्पाइडर से फोबिया है तो थेरेपिस्ट उसे डायरेक्टली स्पाइडर के कांटेक्ट में लाता है, आपको स्पाइडर के पास ले जाएगा, ठीक, जब तक उसका फियर रिस्पॉन्स ग्रेजुअली कम नहीं हो जाता। पहली बार तो बहुत डर लगेगा, फिर लेकिन आपको बार बार वो थेरेपिस्ट स्पाइडर के पास और नज़दीक 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 लेके जाता है। इसको कहते हैं फ्लडिंग। ये टेक्निक जो है एक्सटिंक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्योंकि जब फियर्ड सिचुएशंस बार बार होती हैं और कुछ बुरा एक्चुअली नहीं होता तो फियर रिस्पॉन्स खत्म होने लगती है। एक्सटिंक्शन मतलब गायब। यानी अब मकड़ी के पास जाते हो, देखते हो आपको तो वो काट नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो धीरे 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 वो आप डर खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्स खत्म होने लगता है।
तो ये फ्लडिंग हो गया। दूसरा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का तरीका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये मेथड थोड़ा जेंटल और स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले में फ्लडिंग में क्या हुआ, आपको सीधा मकड़ी के सामने, छिपकली के सामने, छत पर ले जाके ऊपर दिखाया गया, या लिफ्ट में आपको साथ में, मतलब जिस चीज़ से आप डर लग रहे थे आपको डायरेक्टली वहीं पे लेके गए। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जो पर्सन है उसको धीरे धीरे फियर सिचुएशन के एक्सपोजर में लाया जाता है। साथ ही रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे डीप ब्रीदिंग सिखाई जाती है। जैसे अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, पब्लिक के सामने बोलना है और आपको डर लगता है, तो पहले उन्हें इमेजिन करने को बोला जाता है स्टेज पे खुद को, फिर छोटी ऑडियंस के सामने बोलने को बोला जाता है। जैसे आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग में डर लग रहा है तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में प्रोसेस में क्या बोला जाएगा, आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप ऐसी जगह पे बोल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, इमेजिन करना। इमेजिन करने में किसी को थोड़ी डर लगेगा, तो इमेजिन कर लिया, डर नहीं लगा। फिर आपको छोटी ऑडियंस दी जाएगी, 4-5 लोगों की, 10 लोगों की, और बोला जाएगा इनके सामने आप बोलो, या फिर हो सकता है 2 लोगों की, और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाई जाए। छोटी ऑडियंस के सामने बोलने को बोला जाएगा, और फाइनली रियल ऑडियंस के सामने आपको बोलने को बोला जाएगा। तो ग्रेजुअली जो फियर रिस्पॉन्स है वो वीक होता जाता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है। आपने भी देखा होगा कई बार, जिस चीज़ को आप लगातार बार बार करते हैं और आपको उस चीज़ से डर लगता था, वो धीरे धीरे आपके लिए वो नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है। तो ये दोनों टेक्निक्स, फ्लडिंग और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फोबियाज, एंग्जाइटी, नाइटमेयर्स, डिप्रेशन, स्टैमरिंग और ऑब्सेसिव बिहेवियर जैसे इश्यूज में बहुत इफेक्टिव पाई गई हैं। तो इन शॉर्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग सिर्फ ये नहीं बताता कि बिहेवियर कैसे सीखे जाते हैं, बल्कि ये भी बताता है या दिखाता है कि उन्हें अनलर्न या रीशेप कैसे किया जा सकता है। और इसी पर बेस बनती है बिहेवियर थेरेपी की। बिहेवियर थेरेपी का जो बेस है वो यही है, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसका मेन एम है पर्सन को रिएक्ट करना सिखाना इन अ हेल्दियर वे। ठीक है। प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्या प्रोसेस होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का। तो अब क्लासिकल कंडीशनिंग के एक और इंपॉर्टेंट यूज देखते हैं, एडिक्शंस और अनहेल्दी हैबिट्स को ट्रीट करने में। तो पैवलोव के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एडिक्शंस 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे आपको एडिक्शन होता है, बहुत सी लोगों को एडिक्शन होता है, किसी को सिगरेट का, किसी को अल्कोहल का, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ होती है और आपको उसका एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा आप करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो भी होता है। तो पैवलोव के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग एडिक्शन 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या क्या? पहला है प्लेजरेबल इफेक्ट, दूसरा है टेस्ट या स्मेल। प्लेजरेबल इफेक्ट जैसे अल्कोहल या निकोटीन लेने के बाद जो फील गुड इफेक्ट मिलता है वो होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, आपने अल्कोहल लिया या निकोटीन लिया, सिगरेट लिया, और आपको अच्छा लगा, वो है अनकंडीशनड स्टिमुलस। दूसरा है टेस्ट या स्मेल, जैसे शराब की स्मेल या सिगरेट का टेस्ट, वो होता है कंडीशनड स्टिमुलस। जब ये दोनों रिपीटेडली साथ आते हैं तो ब्रेन इन्हें कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, प्लेजरेबल इफेक्ट, टेस्ट या स्मेल, जब ये दोनों रिपीटेडली मतलब एक साथ आते हैं बार बार, तो ब्रेन इन्हें कनेक्ट कर लेता है, और यही कनेक्शन एडिक्शन को स्ट्रांग बनाता है। इसलिए जब पर्सन सब्सटेंस लेना बंद भी कर देता है तो भी एक स्मेल, एक टेस्ट या एक सिचुएशन से वो क्रेविंग वापस आ सकती है। आपने देखा होगा अगर किसी को सिगरेट पीता हुआ या अल्कोहल लेता हुआ, तो अगर वो छोड़ भी देता है कुछ टाइम के लिए तो उसकी स्मेल से फिर से उसको पीने का मन कर देता है। चलिए, सिगरेट और शराब तो बहुत कॉमन ये चीज़ें बात होती है इनकी छोड़ने के लिए। आप एक बात देखिए कि आप मान लीजिए आपने डाइटिंग शुरू की, आप किसी चीज़ को खाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगती है वो चीज़, टेस्ट वाइज, स्मेल वाइज, या फिर उससे आपको अच्छा लगता है, फील गुड होता है, प्लेजर मिलता है, और आपने उसको खाना छोड़ दिया। कहीं से अचानक से उसकी खुशबू आई, चाहे वो नॉनवेज हो गया या वेज की कोई सब्जी हो गई, आपको स्मेल आया और आपको वो खाने का मन कर दिया, क्रेविंग वापस आ गई। बस एक बार दोबारा यूज़ करने से, स्मेल करने से या फिर टेस्ट करने से सिचुएशन बदल गई और फिर से आप उसको करने लगे। तो कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस का लिंक फिर से एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए लोग चीज़ें छोड़ नहीं पाते हैं। तो इनको एसोसिएशन छोड़ना पड़ेगा। कैसे? ब्रेकिंग द लिंक, काउंटर कंडीशनिंग करके। तो थेरेपिस्ट इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं एक प्रोसेस जिसे कहते हैं काउंटर कंडीशनिंग, मतलब सब्सटेंस को अब किसी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के साथ पेयर करना, ताकि प्लेजर की जगह डिस्गस्ट या नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो। जैसे थेरेपिस्ट पेशेंट को एपोमॉर्फिन नाम का ड्रग देते हैं। क्या देते हैं? एपोमॉर्फिन नाम का ड्रग।
जो नोजिया और वोमिटिंग कॉज करता है। अब ये ड्रग लेने से क्या होता है, आपको नोजिया होता है, उल्टी जैसा लगता है, ठीक है, चक्कर जैसा आता है, और उसके साथ थोड़ा अल्कोहल या निकोटीन दिया जाता है। तो आपको अल्कोहल दिया गया, पहले वो आपको दवा खिलाई गई एपोमॉर्फिन, फिर आपको अल्कोहल दिया गया। तो अब आपको जो उस दवा के साथ जब अल्कोहल लेते हो आपको नोजिया होता है, उल्टी करने की इच्छा होती है। तो अब क्या होता है, टेस्ट जो है आपके यानी पर्सन के ब्रेन में अल्कोहल या फिर निकोटीन जो कि कंडीशनड स्टिमुलस लिंक हो जाता है वॉमिटिंग और नोजिया से, यानी न्यू अनकंडीशनड स्टिमुलस बन जाते हैं आपके कि अल्कोहल या निकोटीन लेते समय उल्टी जैसा लगता है, चक्कर जैसा आता है। तो ये कनेक्शन अब बन जाता है। कुछ सेशंस के बाद वो सब्सटेंस का टेस्ट या स्मेल से डिस्गस्ट फील होने लगता है, तो उसका स्मेल भी अगर आपको मिल जाएगा तो आपको अजीब सा फील होने लगेगा। यही टेक्निक कहलाती है एवर्जन थेरेपी। इस मेथड ने काफ़ी सक्सेस दिखाई है एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज और अनवांटेड हैबिट्स के ट्रीटमेंट में। तो सिंपल वर्ड्स में काउंटर कंडीशनिंग एक तरह का रिवर्स लर्निंग है जो ब्रेन को सिखाता है कि जो चीज़ पहले प्लेजर देती थी अब वो अनप्लेजेंट लगती है, और इसी से अनवांटेड बिहेवियर ग्रेजुअली खत्म हो जाता है। अब आता है इवैल्यूएशन, पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, अभी तक आपने उसके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। अब उसका इवैल्यूएशन का टाइम आता है, कुछ उसकी कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, वो जानते हैं। तो पेवलोव ने अपना काम एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में शुरू किया था। वो असल में डाइजेशन प्रोसेस स्टडी कर रहे थे, डाइजेशन के प्रोसेस को वो स्टडी कर रहे थे, लेकिन इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी की और वही थी क्लासिकल कंडीशनिंग। यही डिस्कवरी लेटर ऑन साइकोलॉजी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई समझने के लिए कि लर्निंग कैसे होती है। तो पेवलोव के प्रिंसिपल्स ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, जैसे फोबियाज, एडिक्शंस, लर्न बिहेवियर्स का डेवलपमेंट। उन्होंने दिखाया कि हमारी पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स इन्वायरमेंट और लर्निंग के जरिए शेप हो सकते हैं, और ये आइडिया आगे चल के बिहेवियर थेरेपी के लिए बेस बना। लेकिन जैसे हर थ्योरी की स्ट्रेंथ होते हैं वैसे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो पहली लिमिटेशन है सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस है इसका। पेवलोव का जो मॉडल है वो थॉट्स, फीलिंग्स या इनर एक्सपीरियंसेस को कंसीडर नहीं करता, लेकिन ह्यूमन पर्सनैलिटी सिर्फ एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होती, इमोशंस और थिंकिंग भी उसका हिस्सा है। तो इसको जो फीलिंग्स बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं होता, अंदर की फीलिंग्स, उस पर ये फोकस नहीं करता। दूसरा, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ लर्निंग का ही नहीं, बायोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है। कंडीशनिंग उन सबको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन देता है ये पर्सनैलिटी का, ऐसा कहा गया। थर्ड है एनिमल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। पेवलोव के जो मोस्ट स्टडीज़ हैं वो डॉग्स पर की गई हैं, कुत्तों पर की गई हैं, इसलिए उनके रिजल्ट्स ह्यूमन पर 100% अप्लाई करते हैं या नहीं ये थोड़ा अनसर्टेन है। तो सिंपल वर्ड्स में पेवलोव का काम एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट था समझने के लिए कि लर्निंग बिहेवियर और पर्सनैलिटी को कैसे शेप करती है, लेकिन ये थ्योरी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक पार्ट समझाती है, पूरी ह्यूमन नेचर नहीं। इसने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डायरेक्शन दी, लेकिन बाद में और थ्योरीज जैसे स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग और बंडूराज ऑब्जर्वेशन लर्निंग ने इससे इस बेस को ब्रॉडन किया। तो ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो अभी हमने पढ़ लिया पेवलोव की थ्योरी के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर की लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे आप मेल पे, मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर मुझे लिख सकते हैं। आपने इतनी ध्यान से वीडियो को देखा, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।